नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे की जो देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय बना हुआ है। जी बिल्कुल, और मुद्दा है आज का, क्या अरविंद केजरीवाल अपने ही नेताओं और मंत्रियों से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में ये क्यों कहना पड़ा कि विजय नायर मुझे नहीं आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे। केजरीवाल ने पहली बार है जब कोर्ट में अपने नेता और मंत्रियों का नाम लिया है। और बता दें कि लंबे समय से जब ये बयान सामने नहीं आया था, पहली बार जब बयान सामने आया तो इस बयान पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि लंबे समय से अरविंद केजरीवाल चुप थे और उनकी चुप्पी जब टूटी तो उस चुप्पी के टूटने के बाद में कई तरह के सियासी सवाल खड़े हो गए। क्या अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर रहे हैं या फिर कुछ और सियासी घमासान मचा हुआ? इसी विषय पर करेंगे हम चर्चा में है खास मेहमान, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राजन कानूनगो जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही राधेश्याम अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ हैं और रामानंद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम जी हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे मनीष, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देंगे तो कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? और क्या आतिशी और सौरभ को सिर्फ इसलिए रास्ते से हटाया कि वो सीएम न बन जाएं? बिल्कुल ठीक कहा सर, क्योंकि अभी तक के उनके सियासी सफर में उन्होंने पार्टी में खुद ही सेकंड लाइन नहीं बनने दी, वो खुद ही वन मैन शो की तरह काम करते रहे। और जब अब वो सियासी संकट से गुजर रहे हैं और अब उनकी कुर्सी पर संकट खड़ा हो गया है, तो उन्होंने दो मंत्रियों को भी इसमें घसीट लिया है। बिल्कुल, रमेश शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा चर्चा की। क्या अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम सिर्फ इसलिए लिया कि कहीं वो सीएम की पद में सुनीता केजरीवाल से आगे ना निकल जाएं? इससे सहमत हूँ, क्योंकि सारे प्रकरण में अगर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी जन सहानुभूति लेने और अपनी मीडिया में प्रसिद्धि बनाए रखने की बाकायदा क्रम से काम कर रहे हैं। और उनकी पत्नी जी ने वो कुर्सी तो पहले ही संभाल ली थी जिस पर केजरीवाल जी बैठते थे, क्योंकि पीछे वो जो दोनों फोटो मीडिया में आ रहे हैं उसी कुर्सी पर बैठ करके केजरीवाल जी निर्णय लेते थे। और दूसरा, उन्होंने ये भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अब तक जब तक जिस किसी पर भी आरोप लगे हैं उसने त्याग पत्र दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये संभवतः 1956 या 57 की बात है। फिरोज गांधी जी ने उद्योग मंत्री पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार को लेकर, उस पर जांच हुई तो उन्होंने त्याग पत्र दिया। उसमें एक अधिकारी जेल गया, फिर उन्होंने त्याग पत्र दिया। इस बीच में जितने लोगों पर भी आरोप लगे सबने त्याग पत्र दिया। जयललिता ने त्याग पत्र दिया। उमा भारती जी को अगर कोर्ट का वारंट आया तो वो बेंगलोर पेशी पर गई तो उनने त्याग पत्र दिया। वो सोरेन ने त्याग पत्र दिया। जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो उनके खेल मंत्री ने त्याग पत्र दिया। तो अब तक जो रिकॉर्ड है, लालू प्रसाद जी ने त्याग पत्र दिया। तो एक तो उन्होंने त्याग पत्र ना दे करके एक नई राजनीति कायम की, और दूसरी निश्चित रूप से ये जो बयान अभी केजरीवाल जी का आया है, ये बयान उस आरोपी के बयान से मैच करता है। उसने इन दोनों के नाम लिए थे। उमा भारती का भी जिक्र है इसमें कि हुगली में एफआईआर दर्ज होने पर इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। निश्चित रूप से। तो ये जो है, तो कुल मिलाकर के जो ढीठता की वो राजनीति कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ भारत की राजनीति में एक नया एक अध्याय है, एक नया उदाहरण है। वो फिर एक और बात मैं कहना चाहूँगा सूरज जी, आप मुझे बताइए, अगर राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ तो नहीं कहा केजरीवाल जी ने कि ये कोर्ट के आदेश से हुआ है, भाजपा इसको क्रेडिट ना ले। हाँ। और अगर मान लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उन्होंने कहा कि सेना ने किया है, भाजपा इस पर क्रेडिट ना ले। अब अगर केजरीवाल जेल गए हैं तो वो कोर्ट के आदेश से जेल गए, भाजपा के आदेश से जेल नहीं गए। तो उसके बाद अब वो भाजपा पर आरोप लगातार लगा रहे। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं राजनीतिक जिस तरीके से घालमेल किया जा रहा है, मैं समझता हूं इस पर लोगों को समझना चाहिए और केजरीवाल जी को भी राजनीति का स्तर इतना नहीं गिराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दिनेश सर, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि रमेश जी ने भी बोला है कि वो सीएम का काम कर रही है, जितने भी फैसले ले रही है सीएम की कुर्सी पर बैठ के ले रही है और उनका बयान भी पढ़ रही है तो उसी कुर्सी पर बैठकर, तो क्या ये अघोषित रूप से उनको सीएम की कुर्सी दे दी गई है या इसकी कोई औपचारिक घोषणा भी होगी? क्या राबड़ी मॉडल जो है दिल्ली में अपनाया जा रहा है या अपनाया जाने लगा है? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह से देखने को मिल रहा है, ये तो स्पष्ट है कि वो अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति अगर बनी, सवाल ये नहीं है सीएम बनना ये न बनाना, ये तो बात की बात हो गई। सवाल ये है कि जिस चैप्टर के कारण उनको अंदर किया गया या उनको गिरफ्तार किया गया, उसके पहले इसकी जांच जो है 2 महीने 3 महीने 6 महीने से चली आ रही है। इसमें कई लोग गिरफ्तार हुए। उनके आसपास के सबसे ज्यादा जो नजदीकी डिप्टी सीएम थे सिसोदिया, वो हुए और भी कई लोग हुए।
सवाल ये है कि ये जो शराब कांड हुआ, ये जो माफिया वाला, शराब माफिया वाला मामला सामने आया, इसमें सबसे बड़ी बात ये है सूरज जी कि जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले जो दिल्ली में शराब की बिक्री हुआ करती थी, है ना, शराब की जो बिक्री थी वो समथिंग 7860 या 7868 रुपए बिक्री उसकी होती थी, और उसमें जो राजस्व मिलता था, जो दिल्ली सरकार को राजस्व मिलता था, वो 3878 रुपए मिलता था। केजरीवाल जी ने जब सरकार संभाली तो वो बिक्री जो है, वहाँ शराब की बिक्री हो गई 13,160 या 13,560 के समथिंग, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखिए कि वहीं राजस्व की जो पूर्ति सरकार को मिलना चाहिए, वो जहां 3878 रुपए मिलते थे, वहां उनको वहां मिलने लगे थे 312 रुपए, 312 करोड़ रुपए। कितना बड़ा अंतर, 3000 करोड़ का अंतर, है ना। तो शुरुआत वहां से हुई। ये जो 3000 करोड़ रुपए गए, कहाँ गए, किसके पास गए? फिर उन्होंने टैक्स बढ़ाया, 2 से 12% किया। एक वहां शराब माफिया थे, उन्होंने एक आरोप लगाया था मीडिया के माध्यम से, और आरोप ही नहीं लगाया था, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था रमेश भाई साहब कि अगर इसको प्रूफ नहीं हो तो जो भी सजा आप देना चाहो मैं तैयार हूं, और मैं 1 करोड़ रुपए उस आदमी को देने के लिए तैयार हूं जो इसको झूठा साबित कर दे, इमीडिएटली मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। उसने इतना बड़ा दावा किया कि ये जो आंकड़े हैं, ये बोले ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं और पहले के आंकड़े। तो आप ये सोचिए कि उन्होंने इनडायरेक्ट में अपने दोस्तों को या अपने जो शराब से जुड़े लोग थे उनको जो मैंने लाभ पहुंचाने का वो किया, वो करीब 1900 करोड़ से 2200 करोड़ रुपए तक गया, और इतना लाभ जो है उनके सहयोगों को मिला। तो आखिर वो लाभ के लिए उन्होंने ये जो नीति और ये परिवर्तन किया, जबकि उसके पहले उनको जो गुरु माने जाते, जिन्होंने केजरीवाल की एक पहचान कराई, केजरीवाल को लोग जानने लगे कि कौन है केजरीवाल। उन्होंने खुद जो ये कहा था अन्ना हजारे जी ने कि आप ये शराब के इसके चक्कर में मत पड़ो, आपको सरकार चलानी, इसमें फेरबदल या कोई भी ऐसा का हाथ मत डालो, ये उन्होंने उस समय समझाया, तो भी इनके समझ में नहीं आया। अभी ये जो जेल गए हैं, ठीक है, वो 9 समन्स इनको मिले हैं, 9 समन्स मिलने के बाद भी ये उपस्थित नहीं हुए, और फिर ईडी ने इनको हिरासत में लिया और अब 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में चले गए। तो इसके बावजूद आपको लगता है कि न्यायालय की या संवैधानिक संस्था की अवहेलना थी ये? नहीं, देखिए, संवैधानिक संस्था की अवहेलना का अगर दूसरे पहलू से देखो तो निश्चित रूप से है, क्योंकि सीएम रहते हुए आपने अरेस्ट किया, ये भी एक गलत नई परंपरा आपने डाली। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सवाल अभी हमारे रमेश भाई साहब ने बहुत से उदाहरण दिए कि इनके आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसी तरह का आरोप झारखंड के सीएम के ऊपर भी लगा था, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। मानवता तो यही कहती है कि जब आप चारों तरफ से घिर गए, आपको मालूम है कि हम कहीं से बच नहीं पा रहे, न्यायालय से भी हमको शरण नहीं मिल पा रही, तो आपका यह स्वाभिमान था, आपका ये बड़ापन था, या आप बड़े उदारवादी बहुत नेता थे, आप बड़े जनता के हितैषी बन रहे हो, तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और आज अदालत में जाके अपने सरेंडर करना चाहिए कि साहब मेरे ऊपर जो कार्रवाई होनी है नियमानुसार वो की जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो केजरीवाल का जो दिमाग है वो नाम से ज्यादा बहुत तेज चलता है। उसको जितना लोग सूरत से वो समझते ना, उतना है नहीं। वो अंदर उतना बहरूपिया है वो आदमी कि शुरू से मैं आपको बताऊं कि वो हेगड़े जो अन्ना हजारे थे, उस आंदोलन से जो इसने शुरुआत करी और अपनी पहचान बनाई, तभी इसकी नियत में खोट था। और उस बात की पुष्टि जो है, अगर आपको याद होगा, इसके सबसे अच्छे विश्वास पात्र, सबसे अच्छे निकट जो थे, वो मैं अपने कवि कुमार विश्वास जी ने उस बात का खुलासा किया। वो तो कई बार अपने मन से कह चुके हैं। वापस आता हूँ आपके पास निगम जी, राजन कानूनगो जी आपके पास आना चाहूंगा। बात हुई है, अरविंद केजरीवाल ने जेल से एक सूची दी है, चूंकि अभी वर्तमान में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, वो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने उनको 10 लोगों से ऐसे नाम देने थे जो मुलाकातियों के नाम थे कि वो उनसे मिलने आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 10 लोगों के नाम ना देकर के 6 लोगों के नाम दिए, जिसमें उनकी पत्नी का नाम है, उनके बेटे पुलकित का नाम है, उनकी बेटी हर्षिता का नाम है, एक उनके मित्र है संदीप पाठक, एक उनके पीए हैं विभव कुमार, और एक अन्य, उस अन्य में उनके सीए या उनके वकील हो सकते हैं। इन दोनों के नाम ना देना, जबकि इतना विश्वास जताया अरविंद केजरीवाल ने कि अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा, 14 विभाग आतिशी को दे दिए और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विभाग सौरभ को दिए। इतने विश्वास पात्र लोगों का नाम अपने मुलाकातियों की सूची में न रखना क्या अरविंद केजरीवाल की मंशा को जाहिर करते हैं?
देखिए, यहाँ पर दो बात हो सकती है। एक बात तो ये है कि 15 तारीख तक का उनको समय मिला है, कोर्ट ने अभी वहाँ रखा है, ईडी के हिरासत में रखा है जी। और दूसरी बात यह है कि 15 तारीख तक वो सरकार जेल में रह कर के चला सकते हैं, ये भी साथ में आदेश हुआ है। ठीक है। दूसरा, उनके 6 मंत्री और 55 विधायक जो है वो मिले हैं सुनीता हाँ। केजरीवाल से और उनसे कहा है कि वो इस्तीफ़ा न दें और अभी इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, ये उनमें उन्होंने अपना विश्वास जताया है जी। अब जहाँ तक सवाल होता है 6 लोगों के मिलने का, उनको 10 की सूची दी थी, हो सकता है उसके सेकेंडरी सूची वो सोच रहे हों बनाने की कि बाकी किसी को मैं ले सकता हूं। और जहां तक आतिशी की बात आई है आज अभी, तो आतिशी ने भी एक बयान दिया है। हाँ। उनके पक्ष को भी हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि मुझे मेरे करीबी के माध्यम से एक ऑफर मिला है कि यदि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करती हूं तो मुझे भी ईडी के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही है, क्लब हो रही है। ऐसे में सारी स्थिति स्पष्ट एकदम हो नहीं रही है, तो ये सारी बातें भी हमको ध्यान में रखना जरूरी ठीक है। है। लेकिन मंत्री जो आतिशी है उन्होंने ये टिप्पणी की कि मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है या की जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा क्या उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनका ये बयान कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मंशा है उनको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने 2 नाम लिए, फिर उसके जस्ट बाद उन्होंने कहा कि इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, फिर उधर राघव चड्ढा का भी नाम आ गया। कुल मिलाकर के ये पूरी एक चक्र चल रहा है, एक सर्कुलेशन चल रहा है और वही पूरा मुद्दा घूम रहा है। जी, वही मैंने कहने का प्रयास किया है कि भ्रमपूर्ण स्थिति वर्तमान में दिखाई दे रही है। जैसे आपने कहा कि 10 के बजाय 6 नाम दिए, आतिशी का बयान आता है कि बीजेपी में सम्मिलित हो जाओ, नहीं तो हम आपको ईडी वो कर लेगी। दूसरा, 6 मंत्री और 55 विधायक मिलकर के कहते हैं कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। इधर केजरीवाल को 15 तारीख तक रखा गया है और ये भी कहा गया है कि आप जेल में रह करके सरकार चला सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर और मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के उदाहरण कई हैं, जब जिसको सत्ता मिलती है वो सत्ता छोड़ना चाहता नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा दल हो अथवा छोटे से छोटा कोई क्षेत्रीय दल क्यों ना हो। एक बार जिसको सत्ता मिल गई वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहता है, और यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में वो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना लेता है। इसका एक उदाहरण हमने इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी जी के समय देखा था, जब वो चुनाव हार गई थी राजनारायण जी से। तो उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी और अपने सारे विरोधियों को बंद कर दिया था और सत्ता चलाई थी। तो सत्ता एक ऐसी सुंदरी है जिसका साथ कोई छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो ये जवान हो, वृद्ध हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आदमी हो, उसके बारे में यही कहा जा सकता है। बिल्कुल। फिर ठीक है, रामानंद दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सत्ता एक ऐसी सुंदरी है जिसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है, उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को भी अगर सीएम के कुर्सी पर बैठा देंगे तो वो जिस मंशा को लेकर की राजनीति में उतरे थे, तो क्या उस मंशा पर पानी नहीं फिर जाएगा? क्या उन पर भी जो परिवारवाद का आरोप है वो भी नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा परिवारवाद का आरोप, क्योंकि केजरीवाल जिस उद्देश्य के लिए पार्टी बनाए थे वो आम जनता के लिए थी, कि आम आदमी पार्टी। लेकिन उसके भरोसे जब वो सत्ता पे बैठे, और जैसे कानून गोजी कह रहे हैं कि ये सत्ता एक ऐसी सुंदरी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इस समय चुनावी समय चल रहा है तो सिर्फ सत्ता के लिए। सत्ता कैसे मिले, साम दाम दंड भेद सारे अस्त्र अपनाए जा रहे हैं इस चुनाव में। अभी हम देख रहे थे एक सभा थी भाजपा की सतना में, वहाँ के जो प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि हमें सत्ता के लिए चाहे हथियार ही क्यों न चलाना पड़े, हम सत्ता हमें चाहिए। तो सत्ता वाकई में वो सुंदरी का जो दर्जा दिया गया है सही है। और केजरीवाल जी इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कि उनकी छवि एक आम आदमी की है,
अच्छे ईमानदारी की है और उस छवि में वो सरकार में आए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला हुआ, तो अब उसका आरोप दूसरे के ऊपर मढ़ रहे हैं कि ये बीजेपी ऐसा करवा रही है। तो कहीं ना कहीं इनके सत्ता लोलुपता का आरोप लग रहा है, जो आरोप, तो अपनी पत्नी को हो सकता है कि ये बैठाने के लिए ये सारे सब एक हो रहे हैं, और इसको कहा भी नहीं जा सकता कि अपनी पत्नी को ये सीएम नहीं बना पाए। बिल्कुल, क्योंकि जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है सचदेवा जी, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं वो उनकी पत्नी को बैठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आरटीसी ने ये दावा किया, जबकि हमारी कुर्सी की मंशा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर हमारी मंशा होती तो हम कुछ और करते, हमारी मंशा नहीं है, इसलिए आरटीसी इस प्रकार का बयान दे रही है। आरटीसी जो अब आरोप लगा रही है कि बीजेपी की तरफ से हमें ऑफर मिला है, तो ये कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रही हैं कि ईडी हमारे ऊपर छापा डाल सकती है, या हमें जेल में बंद कर सकती है। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं कि ईडी बीजेपी की सरकार की ये भी एजेंसी है। बिल्कुल, जैसे कि कहा भी रमेश शर्मा जी ने अपने वक्तव्य में प्रारंभ में कहा था कि ये आरोप अब लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि पहले कोर्ट की बात हुई कि कोर्ट यदि कोई पहले हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, ये हुआ तो कोर्ट के आदेश हुआ। अब जब खुद कोर्ट के आदेश से जेल में है तो इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर क्यों नहीं? वापस आता हूँ रामानंद द्विवेदी जी आपके बाद। घनश्याम अग्रवाल जी, मुझे आशुतोष राणा जी की पंक्तियां याद आ रही जो उन्होंने अपनी प्रेयसी अपनी पत्नी के लिए लिखी थी कि शब्दों को अधरों पर रखकर मन के भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। तो अब जब सारी बातें पहले आंखों से हो रही थी, इशारों में हो रही थी, चुप्पी साधी हुई थी, तो अब बोलने की क्या आवश्यकता आन पड़ी कि सौरभ और आतिशी को कौन रिपोर्ट करता था, वो किसको रिपोर्ट करते थे? क्या जरूरत आन पड़ी इन दोनों नामों की? देखिए, एक केजरीवाल है, और इस केजरीवाल ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरे हिंदुस्तान में अपनी धूम मचा रखी है। जो आंखों की बात की है जी, जो उसके दिल में है, हाँ, वो किसी को पता नहीं है। इवन उसकी पत्नी तक को पता नहीं है, हाँ, कि केजरीवाल आगे क्या करना चाह रहा है। बिल्कुल, उसके जो विधायक है उनको तक को पता नहीं है। जब वो हिरासत में जाके वहाँ जा रहा था, तो जब भी उसने अपने आप को ऐसा न्यूट्रल घोषित किया कि बहुत ईमानदार आदमी है, जबकि उसने देश के साथ क्या, अपने विधायकों के साथ क्या, जनता के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। जिस दिन गिरफ्तारी थी उसी दिन उसको अपने आप त्यागपत्र देके एक उदाहरण पेश करना था। हमारे जितने भी, हम तो 50 साल से देश की आज़ादी देखते आ रहे हैं। भाई साहब ने सन 56 की बात की है, उस समय से आज तक जिन लोगों पे जरा से भी दाग लगे उन्होंने त्याग पत्र दिए और कुर्सी छोड़ दी, कोई कुर्सी का मोह नहीं रखा। और यहाँ तो केजरीवाल को आंखों में क्या दिल में सब जगह कुर्सी का मोह लगा है। उसका अंत क्या हो गया तो ईश्वर जाने, पर ऐसी हालत में उनको कुर्सी से त्याग पत्र देना चाहिए। बिल्कुल, त्याग पत्र दे देना चाहिए। मनीष, चूंकि हमारे सहयोगी मनीष भी हैं और तमाम घटनाक्रम पर उनके भी रहा, तो उनसे आप कुछ जानना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है। जैसा कि सर ने कहा है कि उनके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। हम भी इसी बात पर लगातार मंथन कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के मन में क्या है। क्या वो मांझी मॉडल की सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो उसका नाम क्या हो सकता है? अगर राबड़ी मॉडल होगा तो सुनीता केजरीवाल बिल्कुल सामने बैठी ही हैं। क्या कहेंगे मनीष साहब? देखिए सर, मैं तो ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि अगर सत्ता केजरीवाल के हाथ से जाती है तो उसको हासिल कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी केजरीवाल के लिए। और सत्ता में कोई भी, चाहे राबड़ी मॉडल हो चाहे मांझी मॉडल हो, कहीं ना कहीं से केजरीवाल को ये एहसास तो हो ही चला है कि अगर मैं जेल में हूँ और मेरे ऊपर जो दोषारोपण मढ़ा गया है या फिर वो 15 तारीख तक उसको ट्रायल पे रखा गया है, आगे क्या होगा ये उनको भी नहीं पता है। जहां तक उनको उम्मीद है कि वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। जिस तरह से उन्होंने सूचियों में अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का नाम दिया है, तो उनको ये लग गया है कि अगर मैं बाहर नहीं आ पाया तो कम से कम एक ये माध्यम बना रहेगा कि हम एक सत्ता में रहेंगे, जो हमारी पार्टी है वो सत्ता में रहेगी। तो आने वाले समय में अगर सरकार बदलती है तो कहीं ना कहीं से इसका वो लाभ उठा पाएंगे और शायद उनको बाहर आने में इससे कुछ मदद मिल पाएगी। जी बिल्कुल, ये है कि उनको बाहर आने में मदद मिल सकेगी, ये संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन यहाँ सवाल और भी पैदा हो रहे हैं और वो तमाम सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात हुई अरविंद, क्योंकि यदि ईडी का डर दिखाया गया आतिशी और सौरभ भारद्वाज को, बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर मिला उनको, तो ये बात अरविंद केजरीवाल के उनके नाम लेने के बाद कहने का जो औचित्य है उस पर आप चाहूंगा कि प्रकाश डालें। आप ये बात पहले भी हो सकती थी, यदि उनको ऑफर मिला था, उनके सहयोगी को ऑफर मिला था,
तो पहले आ जाते मीडिया के सामने। जब अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में नाम लिया तब आकर के बात कहने का औचित्य क्या है? नहीं, निश्चित रूप से ये जो आतिशी जी ने कहा है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए और भाजपा पर हमला करने के लिए किया। बिल्कुल आपने सही कहा। भाजपा अगर ऑफर देती तो केजरीवाल जी पर ये करीब साल भर से चल रहा है, 6-8 महीने से, 4-6 महीने से तो बराबर उनको नोटिस जा रहे हैं, वो किसी चीज का उत्तर नहीं दे रहे। कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, वो जा नहीं रहे। और फिर जब केजरीवाल जी ने नाम लिया तब आतिशी जी ने भाजपा में जाने की बात कही, तो कहीं ना कहीं उनको लग गया, क्योंकि उनका नाम, आतिशी का नाम दूसरी बार आया है। इससे पहले जो व्यक्ति मुख्य इसमें आरोपी रहा है उसने भी आतिशी का नाम लिया है और अब केजरीवाल ने भी नाम लिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत वाकई ये रणनीति के है। एक और बात, कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने खुद कहने के लिए अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा। लेकिन आप मुझे बताइए, दिल्ली की राजनीति में एक भी निर्णय, जो प्रशासनिक निर्णय हो या राजनीतिक निर्णय हो, केजरीवाल जी के अलावा कोई मंत्री ले पाए क्या? वो सारे के सारे केवल सील मोहर की तरह काम करते हैं, सारा का सारा निर्णय केजरीवाल जी लेते हैं। अब जब वो जेल चले गए हैं तो अब उनकी पत्नी लेती है, उसी कुर्सी पर बैठती हैं जिस कुर्सी पर बैठे रहते थे। तो कुल मिलाकर के एक प्रकार से उनकी पत्नी ही सत्ता चला रही है। और आतिशी के ये बयान ये बिल्कुल राजनीतिक है और भाजपा पर आरोप लगाने की दृष्टि से लिया गया है। भाजपा, अच्छा जब उनका नाम आ चुका है सार्वजनिक भ्रष्टाचार में, तब भाजपा उनको क्यों आरोप देने लगी? इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जिन दिनों अन्ना हजारे जी का अनशन चल रहा था, अग्रवाल जी ने जो बात कही, उन दिनों आप दिल्ली में शराबबंदी की बात हुई थी। तो दिल्ली में शराब, लेकिन सरकार में आने के बाद फिर क्या हुआ? दूसरा, अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले एक चैनल पर देख रहा था, जो उनके मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं, तो एक ही नंबर पर फर्जी मरीजों के उसमें नाम थे। उन्होंने 2-4 जो सूची में नाम थे, उस चैनल वालों ने 2-4 मरीजों के घर गए तो उनका हम तो कभी गए ही नहीं। तो कुल मिलाकर के कदाचार, भ्रष्टाचार से दिल्ली की पूरी सरकार आकंठ डूबी है। बड़ी मुश्किल से इसमें अगर आई है। अब इसको राजनीतिक मोड़ दे करके बचाव के रास्ते निकालने के लिए की जा रही है। और आतिशी का बयान कूटनीतिक भरा हुआ है, राजनीति का नहीं है, उससे एक ऊपर कूटनीति का बयान है ये। बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली की जो सरकार है वो कंठे तक भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। दिनेश निगम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, सरकार के सारे मंत्री जेल जाने के कगार पर है, कुछ मंत्री जेल में है, तो क्या ये अच्छा मौका नहीं था आम आदमी पार्टी के लिए कि इस पर सहानुभूति जुटाती और एक बड़े जन समर्थन के लिए अपनी कोई कैंपेन चलाती, जनता के बीच में जाती? मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर उनमें मानवता होती, अगर इस तरह से उनकी कोई भावना होती कि नहीं, हम जो है पब्लिक के लीडर हैं, हम गरीबों के नेता हैं, और जिस उद्देश्य से हमने पार्टी बनाई, जिस तरह से हमारी पार्टी काम कर रही थी, या जो योजनाएं लेकर के हम जनता के बीच में जाते थे, तो अगर वो वाकई इसकी पुष्टि करना चाहते थे तो मानवता तो यही थी कि उस पद से तत्काल उनको, जैसे गिरफ्तारी की बात आई थी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या गिरफ्तारी के बाद ही दे देते। हम कहते हैं गिरफ्तार हुए, ईडी के सुरक्षा में रह करके भी इस्तीफा दिया जा सकता था। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ क्यों नहीं किया कि आप लोगों ने जो शुरुआत करी डिबेट की, वो जो आपने पहली शुरुआत करी सूरज जी, सबसे महत्वपूर्ण कारण वही है। उसके पीछे जो राजनीति है कि वो राजनीति ये है कि जैसे अभी हमारे कई भाइयों ने कहा कि सत्ता एक ऐसा नशा होता है, सत्ता एक ऐसा वो होता है कि लोग, हाँ, कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। और उसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। अभी आप लोगों ने कुछ उदाहरण दिए, एक उदाहरण मैं भी दे देता हूँ स्पष्टता से कि जब शिवराज जी को हटाया गया 18 साल बाद, तो आप देखिए कि शिवराज जी किस तरह से तड़फे एकदम से कि कुर्सी से हटने के बाद मैंने आदमी की क्या पोजीशन होती है, ये दो आदमी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक तो बहन उमा भारती, दूसरा हमारे शिवराज जी। क्यों, ये इनसे पूछो आप कि कुर्सी होती क्या और सत्ता क्या होती है। तो सवाल ये है कि सत्ता ऐसे सहज आदमी कोई देर नहीं देता, छोड़ नहीं देता, हर तरह का प्रयास करता। तो उसी तरह से इन्होंने, अब इनके चूंकि केजरीवाल के पास अब और तो बाहर रह करके कोई उसको फील्डिंग कर नहीं सकते, तो उन्होंने अपने जो लोग हैं, जो उनके 55 विधायक और जिनका उदाहरण आप लोगों ने दिया कि कुछ मंत्री और ये विधायकों ने कहा कि नहीं उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ जो है ये उनको एक मैसेज देने के लिए, कि उनको बताने के लिए कि नहीं हम अभी भी स्थायी। हकीकत ये है कि वो भी जानते हैं, जो लोग ये कहने आए थे कि हमारी लीडर आज की डेट में लीडरशिप कौन कर रहा है, आज को नेतृत्व कौन कर रहा है, अघोषित रूप से कर रहा, बगैर शपथ लिए कर रहा, लेकिन कर कौन रहा है। और जहां तक नौबत आएगी, नौबत की क्या, आप तो स्पष्ट मान के चलिए कि जब भी आजकल में इस्तीफा होगा, क्योंकि इस्तीफा उनको इसलिए देना पड़ेगा
कि वो अच्छी तरह से एक बात को जान गए हैं कि जो हमारे पुराने साथी हैं उनको अगर आज तक नहीं छोड़ा गया है तो मुझे भी इलेक्शन तक नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि आज संजय सिंह बाहर समझे? आके जमानत मिल मैं गई मैं है। सब वही कह रहा हूँ सूरज जी। जी कि ये जो गिरफ्तारी की मंशा है हाँ। किस कारण हुई, क्यों हुई, क्या है, ये तो अलग पहलू है जी। जो जिसमें अभी अब अपनी बात चल चुकी। हाँ। लेकिन उसमें एक बिंदु ये भी है कि उसमें जितने लोग भी जुड़े वो चुनाव के पहले नहीं छूटने वाले, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी तक जो स्थितियां सामने देखने को मिली, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि हम चुनाव के पहले छूटने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने वो बना लिया है कि नहीं, श्रीमती जी को रखेंगे तो कम से कम ये तो रहेगी कि आप पार्टी के जो हमने स्थापना रखी वो अभी भी हमारे जेब में है, कहने के लिए रहे, दिखाने के लिए रहे, जी। है ना। वो निश्चित रूप से 100% जो है ऐसी नौबत अगर आई जी। तो अपनी पत्नी को ही सीएम बनाएंगे। बिल्कुल। और यही जो लोग आज आप कह रहे हैं ना कि हाँ। बीजेपी हाँ। के ऊपर आरोप लगाए, जी। पहले आरोप नहीं लगाए, सवाल ये है कि सब राजनीति बनाई जा रही, ये भूमिका बनाई जा रही है कि कैसे वहां तक दिनेश निगम या सुनीता जी को स्थापित किया जाए। ठीक। समझे? माफ करिए दिनेश निगम, एक बात कह रहा हूं जी, मैं जी, जी। कि मतलब वहां तक स्थापित, ये सब भूमिका बनाई जा रही है। बिल्कुल, मतलब ये जो भूमिका बनाई जा रही है। ये स्क्रिप्टेड है सारी चीजें, जैसा कि दिनेश निगम जी का कहना है। राजन काबू जी, यहाँ एक बात हम जानना जरूर चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में स्पष्ट बहुमत है। यदि आतिशी और सौरभ विरोध भी करते हैं सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने का, तो भी इनके पास इतना स्पष्ट बहुमत है कि ये आसानी से सुनीता केजरीवाल सीएम बन सकती है। फिर आतिशी और सौरभ को रास्ते से हटाने का, या फिर मैं अपने शब्दों में कहूं कि इन्हें निपटाने के पीछे अरविंद केजरीवाल की क्या साजिश हो सकती है और क्या उद्देश्य हो सकता है? मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कहीं से भी जी। कि आतिशी और सौरभ को केजरीवाल निपटाना चाहते हैं अथवा उनको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं या ठीक। सुनीता के रास्ते से जी। दूर रखना चाहते हैं। हाँ। ये राजनीति है, इसमें कब कौन सा स्टेप कौन व्यक्ति किस कारण से उठाता है जी। ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसके उदाहरण हम और ऊपर से भी कई बार देख चुके हैं कि किस प्रकार से राजस्थान में जब चुनाव हुए थे मुख्यमंत्री के, उस समय एक पर्ची किस प्रकार से दी गई थी और कैसे निपटाया गया था। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का भी भाई साहब ने भी उदाहरण दिया कि बिल्कुल। बाद में क्या छटपटाहट होती है वो देखा गया। इसी प्रकार हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि कितने वरिष्ठ या कितने कनिष्ठ व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये राजनीति है, राजनीति में कौन सा स्टेप कौन कब लेगा ये वही जानता है, और कुशल राजनेता वही है जो इस कान से सुनी हुई बात को उस कान तक न जाने दे, इस हाथ से किया गया काम उस हाथ को पता न चलने दे, और अपनी भावना पे और जबान पर इतना काबू रखे कि वो निकटतम से निकटतम व्यक्ति को भी कुछ बताना बिल्कुल ठीक है, ना उचित समझे। बिल्कुल ठीक। जैसा कि सूरज जी ने जी। आपसे जो सवाल पूछा, ये सवाल इसलिए भी खड़े होने लगे हैं कि लंबे समय तक वो मौन रहे और लंबे समय बाद जब उन्होंने मुंह खोला तो सिर्फ 2 नाम ही बोले उन्होंने। और क्यों नहीं बोले? क्योंकि एक लंबी चेन बनी है इस भ्रष्टाचार को लेकर के। ईडी ने एक फहरिस्त तैयार की है, उसमें और भी कई नाम है। जैसा कि अभी हमने राघव चड्ढा का भी यहाँ पर जिक्र किया कि उनको भी घसीटा जा रहा है। जो सूरज जी ने कहा है उसका तात्पर्य ये था कि इन दोनों का नाम ही क्यों लिया गया, और जब लिया तो लंबे समय बाद उन्होंने मुंह खोला, तो ये तात्पर्य ये था सूरज जी का। जी, ये 2 नाम लेने का आशय ये सेकंड लाइन है। हाँ। क्योंकि सेकंड लाइन कोई भी बनाना नहीं चाहता। हम दिल्ली से लेकर के और छोटे से छोटे राज्य तक पहुंच जाएं, तो सेकंड लाइन नेतृत्व की कोई भी तैयार करना नहीं चाहता। ये अलग बात है कि अचानक कुछ हो जाए और कौन सामने आ जाए, वो एक अलग परिस्थिति है। तो सेकंड लाइन में यदि कोई लोग हैं तो इस समय यही जूनियर लोग हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक है। उनको भी किसी न किसी तरीके से इस प्रकार से साइड कर दिया जाए, वो कर दिया जाए बिल्कुल। ताकि वो सेकंड लाइन सामने आ जाएं। बिल्कुल। और यदि कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी होती है तो ये कहने को रहे कि क्या कारण से इनकी गिरफ्तारी हुई बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है। रामानंद द्विवेदी जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि राजेंद्र कानूनगो जी ने भी कहा कि सेकंड लाइन कोई नहीं बनाना चाहता,
अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो अरविंद केजरीवाल किसको खड़ा करेंगे, ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अपनी पत्नी को खड़ा करेंगे। लेकिन आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं? उनकी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसमें अगर सेकंड लाइन का नेता नहीं होगा तो पार्टी कैसे चलेगी? ऐसे तो पार्टी खत्म हो जाएगी और सभी लोग परिवारवाद का आरोप लगाएंगे, जिससे अभी तक केजरीवाल की पार्टी बचती आई है। केजरीवाल दूसरों पर आरोप लगाते दूसरों पर आरोप लगाते रहे, अब उन पर लगेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब उनके जो सिद्धांत थे, जो उनकी शुचिता थी, ये सब पूरी दुनिया, पूरी देश देख रहा है। इसलिए इसमें इनका कोई भी उद्देश्य नहीं रहा कि परिवारवाद लगेगा। अब दूसरी बात आती है कि सुनीता को वो अपना सीएम या उत्तराधिकारी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए भी बना सकते हैं कि आज पूरी तरीके से बहुमत आम आदमी पार्टी की है, सारे विधायक उनके साथ में हैं, और ये पूरी पार्टी के जो संयोजक है केजरीवाल, तो आम आदमी को कम जानते थे, केजरीवाल को ज्यादा जानते थे। ये अपनी छवि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल, वो मफलर वाले मुख्यमंत्री, मफलर वाले मुख्यमंत्री, बिल्कुल ठीक कहा। तो इसलिए वो अपना उत्तराधिकारी अपने वाइफ को ही बनाएंगे। ये भले चारों तरफ की रणनीति और राजनीतिक दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम इनको बना सकते हैं या विधायक दल की बैठक कराएंगे, लेकिन जो बहुमत है केजरीवाल अपनी वाइफ को ही बनाएंगे। लेकिन ये तो सर व्यक्तिवादी राजनीति हो जाएगी ना, जिससे हम अभी तक कहते आए हैं कि डेमोक्रेसी है, जिसमें सभी लोगों का वर्चस्व होता है, सभी लोगों की बात होती है, सभी लोगों का सम्मिश्रण होता है। लेकिन अगर हम यहाँ सिर्फ केजरीवाल की बात करें या सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो व्यक्तिवादी जो राजनीति से सभी पार्टियां जूझ रही है, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी, ना सिर्फ कांग्रेस, ना सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियां से जूझ रही है। तो क्या ये सिद्धांत और भी अब जोर पकड़ने लगेगा व्यक्तिवादी सिद्धांत का? नहीं, अभी तक देखिए बिहार में स्थिति रही, लालू यादव जब जेल हुआ तो राबड़ी देवी को बनाए। बिल्कुल। इसी तरीके से मुलायम सिंह अपने उत्तराधिकारी अखिलेश यादव को बनाए। इसी तरीके से मायावती, उनके कोई बारिश नहीं तो अपने भतीजे को बना दी। आनंद को खड़ा कर दिया। तो ये तो लगातार राजनीतिक दलों का चल रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये केजरीवाल भी बना देंगे। बिल्कुल, केजरीवाल भी उसी परिपाटी पे आगे चलेंगे। लेकिन मैं राधेश्याम अग्रवाल जी, दो केजरीवाल का जिक्र करना चाहूंगा। एक केजरीवाल को मैंने जब देखा था, जब पहली बार दिल्ली में सरकार बनी, तो सड़क पर बैठ करके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और कहा कि यदि मुझ पर कोई आरोप भी लग जाएगा, दोष सिद्ध होना तो बड़ी बात है, मुझ पर कोई आरोप भी लग जाएगा तो मैं अगले ही पल अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा, मुझे पद की लोलुपता नहीं है, लालसा नहीं है। और दूसरे केजरीवाल जो ईडी की हिरासत में चले जाते हैं, 9 सम्मन मिल जाते हैं उनको, उसके बावजूद वो न्यायिक हिरासत में चले जाते हैं और इस्तीफा देने को तैयार नहीं। मैं इन दोनों केजरीवाल पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो पहले दिन उन्होंने बोला था उंगली उठाते हुए, वो फोटो मुझे भी मिला, तो मैंने उस मैगजीन में उनका फोटो निकाला कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप या कुछ भी होगा, सबसे पहले इस्तीफा केजरीवाल देगा। वो दिन और उसके बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, ईडी के इतने आरोप लग गए और इसके बाद उनका मोह नहीं हटता। मतलब इसको कहते हैं लोकष्णा। लोकष्णा तृष्णा का अंत नहीं है, और तृष्णा जो है वो उनके दिल में बैठी है। उनको अपनी पत्नी पे भी शक है कि पत्नी को क्यों मुख्यमंत्री बनाओ। हाँ, बाद में हो सकता है मेरे छूटने के बाद मुझे पद ना मिले, मुझे पद ना मिले, क्योंकि अपन कई उदाहरण दे चुके हैं। उमा भारती त्यागपत्र देके गई, लौट के आई, उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। हमने सबने अपने आगुड़। तो उस केजरीवाल जी को ये विश्वास है अंतरात्मा से भी कि मैं अगर मैंने त्यागपत्र दे दिया तो मैं भविष्य में दिल्ली की गद्दी पे तो मुख्यमंत्री नहीं बना। ये जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, कई फिल्मों में, मूवीज में हमने ऐसी चीजें देखी हैं, तो आज वो रियल लाइफ में देखने मिल रही है। रियल लाइफ में बिल्कुल देखना है, वो यही होगा कि केजरीवाल अंततः वो अपनी पत्नी को नहीं बनाएंगे, आप देख लेना। बिल्कुल ठीक है। मनीष, आपसे टिप्पणी चाहूंगा, क्या दिल्ली में अभी जो दुविधा वाली स्थिति बनी हुई है, इसकी तस्वीरें जल्दी ही साफ होगी या वेट एंड वॉच की स्थिति अभी और बनी रहेगी? देखिए मनीष, इसमें अभी वेट एंड वॉच की स्थिति पूरी तरह से बनी रहेगी, क्योंकि अभी हमारे वरिष्ठ जन ने बताया कि अपना अपना मत रखा कि जिस तरह से केजरीवाल सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, लोभी हर पार्टी होती है, कहीं ना कहीं से यो भी इनका लोभ है और होना भी चाहिए, क्योंकि आदमी इतना स्ट्रगल करने के बाद चाहे सामदान निर्भर चाहे जैसे ही बने, जब उसको पार्टी मिलती है तो छोड़ने से उसका मोह एक बना रहता है, मोह त्यागना नहीं चाहता है। और अभी 15 तारीख तक तो ये सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट रहेगी कि होता क्या है। अभी जो सूची आई, उन्होंने 6 लोग का नाम दिया, जैसा कि सर ने ये बताया कि हो सकता है कि आगे इसमें और भी कुछ फिर बदलाव किए जाएं, क्योंकि समस्या तो बनी है, क्योंकि जब वो अभी
वो जेल में है, इस तरह की आरोप उन पे सिद्ध हो ये मतलब सिद्ध होने वाले हैं। हाँ। ये अभी आरोपण की स्थिति बनी हुई है। तो उसमें कहीं ना कहीं देखने की बात है कि अभी इसमें कोई क्लियरिटी नहीं, कोई विजिबिलिटी नहीं है। अब ये आने वाला समय ही तय करेगा कि मतलब ये क्या होगा। मतलब बिल्कुल सही कहा कि ये आने वाला समय तय करेगा, वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी हुई है। रमेश शर्मा जी, दिल्ली की सियासत, लोकसभा चुनाव और देश की नज़र, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मोटे तौर पर दिल्ली की एक समय हुआ करता था कि दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती थी, लेकिन समय के साथ इसमें अब बदलाव आया है। दिल्ली की राजनीति देश से थोड़ा सा अलग हो गई है और पिछले दिनों जो केजरीवाल जी को भारी जो बहुमत मिला था वो इस बात पर मिला था कि निःशुल्क उन्होंने पानी दिया, बिजली की बहुत सारी बातें की। ये जो उन्होंने निःशुल्क वाली महिलाओं को उन्होंने बस में निःशुल्क यात्रा की, उसके कारण उनको सारा का सारा उनको बहुमत मिला था मोटे तौर पर। तो अब भविष्य में ये देखने को है कि वो सुविधाएं, अभी जो केजरीवाल जी जेल गए हैं तो वो सारी सुविधाओं को निरंतर रखने की और उसमें वृद्धि रखने की उन्होंने घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि भविष्य में आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता अपनी जो निःशुल्क सुविधाएं ले रही है उस आधार पर वोट करेगी या राजनीति के मानदंडों के आधार पर वोट करेगी। पिछले चुनाव में एक और अंतर दिल्ली में देखने को मिला था, न केवल दिल्ली में बल्कि देश में भर में देखने को मिला था, मध्य प्रदेश में भी मिला था कि विधानसभा चुनाव में मतदाता ने अलग वोट दिया था और लोकसभा चुनाव में अलग वोट दिया था। मेरे ख्याल से आंध्र या उड़ीसा में जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हुए थे पिछली बार, तब विधानसभा में किसी और को बहुमत मिला है और लोकसभा में किसी और को बहुमत मिला है। मैं राज्य का नाम भूल रहा हूँ, संभवतः उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में से कोई था। खैर, कुल मिलाकर के तो अब देखने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रख करके दिल्ली का मतदाता अब लोकसभा चुनाव में वोट देगा या केजरीवाल जी और उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं को ध्यान में रख करके वोट देगा, इस पर निर्भर करेगा वहाँ का परिणाम। बिल्कुल ठीक कहा सर, क्योंकि और राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी को वहां पर कुछ ज्यादा बहुमत मिले या ना मिले, 7 सीटों में से 1-2 सीट मिले या न मिले, लेकिन जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जरूर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बहुत सारा मत मिलेगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं लोकसभा चुनाव के बाद में, लेकिन अब इसके परिणाम क्या विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे, लोकसभा चुनाव में अगर ना हुआ तो? जी शर्मा सर, आपसे ही पूछ रहा था मैं कि बहुत सारे जानकार ये भी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर इसका परिणाम कुछ और रहे, लेकिन इसके जो फायदे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिलेंगे। ऐसी संभावना सही है, जो मैंने कहा भी था। पिछली बार भी अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो लोकसभा में वोट अलग थे, विधानसभा में वोट अलग थे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अलग थे। तो मुझे जो इस बार लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो अलगाव तो रहेगा, लेकिन उस अलगाव में थोड़ा बहुत इस बार परिवर्तन आएगा। जो पिछली बार एक तरफा जैसा रहा था, लोकसभा में एक तरफा अलग था, विधानसभा में एक तरफा अलग था, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। कुछ वोटर से बदलेंगे, बहुत संभव है। कुछ लोकसभा चुनाव में पिछली बार जिन्होंने दिया था, भाजपा को वोट दिया था, उसमें से कुछ वोट कम हो जाए, ये कुछ परिवर्तन की संभावना तो है। तो कितने प्रतिशत होंगे, 1% होंगे, 5% होंगे, ये परिणाम पर निर्भर करेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से ये परिणाम पर निश्चित करेगा, चूंकि समय की सीमा है। राजन कानूनगो जी, कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहते हो कि वास्तव में क्या अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, आतिशी का भारतीय जनता पार्टी पर पार्टी में शामिल होने के लिए कवायद करने का आरोप लगाना, ईडी के दबाव बनाने की कोशिश करना, लोकसभा चुनाव में मतदाता के मन पर कुछ असर डालेगा या केवल सियासी गलियारों में चर्चाएं बन के रह जाएगा? ये एक बात समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लोग चाहते हैं, जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि कुछ चीज़ें मुफ्त की है, तो मुफ्त की तो चीज़ आज देशव्यापी हो चुकी है। लोगों को अनाज भी मुफ्त में मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 1000 रुपया बहना लाडली बहना को मिल रहा है। इसी प्रकार महतारी योजना चल रही है छत्तीसगढ़ में, और अलग अलग जगह। तो ये मुफ्त वाली बात जो है, इसको मात्र दिल्ली तक सीमित रखना कहीं से समीचीन नहीं है। लेकिन ये एक बात अवश्य है कि केजरीवाल के जो कृत्य हैं, वो कृत्य जिसमें भ्रष्टाचार की लिप्तता है, तो भ्रष्टाचार को आजकल मतदाता बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेता नहीं है। वो ये देखता है कि हमें किस जगह से क्या हासिल हो रहा है, और उसको देखते हुए जो सहानुभूति है वो मुझे लगता है कि केजरीवाल के साथ बनी रह सकती है। बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक है। और इसी में थोड़ा सा एक सवाल ये भी है सर, माइनर जो भूमिका है वो कांग्रेस की भी नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों ने एक ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस है उससे गठबंधन करके दिल्ली में बड़ी गलती कर ली है। क्या ये सही है सर? नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन चुनाव के समय एक दूसरे से गठबंधन होता है। ये हमने कश्मीर में देखा है। एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में रहने वाले लोग गठबंधन कर लेते हैं। तो गठबंधन होना कोई अलग बात, ऐसी दुष्कर बात नहीं है कि जो नहीं हो सकती है। अगर किया है तो वोटों के खातिर किया है, तो इसमें राजनीति में सब चलता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें चलती। दिनेश निगम जी, बहुत कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहते हूँ कि यदि एक मुख्यमंत्री रहते हुए अपने लाभ के लिए शराब नीति में परिवर्तन किया गया, शराब नीति में इस तरह से उसको मोड़ा गया कि खुद को लाभ मिल सके, तो एक मुख्यमंत्री पर रहते हुए यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल पर, तो देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से देश की सियासत में इसका बहुत असर पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि देश की जो खास तौर से जो दिल्ली का बेल्ट है, दिल्ली के बेल्ट का, जैसे भाई हमारे रमेश भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात करी कि वहाँ का और यूपी का एक मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में एक वो उदाहरण होता था। अब उसकी परिस्थितियां थोड़ी बदली, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज भी वही परिस्थितियां हैं कि अगर दिल्ली का उदाहरण आज भी देश में जाएगा, आज भी विधानसभा उसमें जो भी चुनाव होंगे उसमें उसका असर पड़ेगा। मेरा सवाल उसमें ये है कि जो वर्तमान में जो लोकसभा के चुनाव है, जिस हिसाब से ये राजनीति हथकंडा अपनाया गया या जेल में जिसको फंसाया गया या जो फंसे, क्या आरोप सही है कि नहीं सही, ये तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उससे हम ये मानते हैं कि निश्चित रूप से इसमें सत्ता में वो लोग भी शामिल है, वो लोग भी शामिल है। ये राजनीति, उनकी भी राजनीति है इसमें, कोई ना कोई ऐसी राजनीति है कि वो भी इनडायरेक्ट में इसका फायदा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी दिल्ली में जो 7 की 7 लोकसभा सीटें हैं वो हमारी बरकरार रहे। हो सकता है इसी के कारण उनको अंदर रखा जाए, जो भी हो। ये एक सियासी लाभ लेने की मंशा हो सकती है। राधेश्याम अग्रवाल जी, बिल्कुल ये जो बात जहां से हमारी चर्चा शुरू हुई थी आतिशी के बयान को लेकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, तो आपको क्या लगता है, आपका राजनीतिक अनुभव है कि इस तमाम विश्लेषण को लेकर के सिर्फ और सिर्फ सियासी मुद्दा है या वास्तव में विपक्ष की, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एलजी की भूमिका पर सवाल आएंगे कि बाद में जब मुख्यमंत्री बदलेंगे या नहीं बदलेंगे या इनके इस्तीफे की मांग होगी तो एलजी की भूमिका क्या होगी? एलजी की भूमिका तो महत्वपूर्ण बैठा हुआ है जी, और एलजी जो भूमिका देगा सबको का देगा। एलजी तो कभी भी पूरी विधानसभा भंग कर सकता है, उसको बहुत पावर जी। अपन ने भाई साहब है जगमोहन जी के उदाहरण देखे जी, उत्तर प्रदेश में रातों रात में सरकारें बदल गई, भंग कर दी पूरी विधानसभा। तो एलजी की भूमिका तो ऐसी रहेगी जो चौंकाने वाली रहेगी। बिल्कुल, अंतिम प्रतिक्रिया रामानंद द्विवेदी जी आपसे पूरी परिचर्चा पर कम शब्दों में। कुल मिला के इसमें 2 बातें हैं जी। एक तो केजरीवाल का जेल में डालना और दूसरा भाजपा को उसका लाभ लेना। ये दोनों बातें चूंकि चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और निश्चित तरीके से इसमें भाजपा को उनको जेल में डालने से जरूर लाभ मिलेगा। तो ये पूरी प्रतिक्रिया में यही आ रहा है कि इसमें कुछ न कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी ये सारे चक्रव्यूह रचे गए हैं। बिल्कुल ठीक है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल अब अपना सियासी बारिश बनाने का मन बना चुके हैं। उनका सियासी बारिश कौन होगा? अरविंद केजरीवाल ने क्या सुनीता के लिए कुछ सोच के रखा है, पार्टी के कुछ नेताओं के लिए कुछ सोच के रखा है, और क्या वो ही अब वन मैन शो की तरह आगे भी काम करते रहेंगे? इस तरह के कई सवाल है जो दिल्ली की सियासत में इस समय उभार मार रहे हैं। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि यदि चक्रव्यूह की रचना की गई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, तो उसके ऊपर क्या गरुड़ व्यू की रचना की जाएगी या फिर कोई और व्यू भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा जाएगा ताकि वो अपने सियासी लक्ष्य को पाने में कामयाब हो सके? हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। रमेश शर्मा जी, दिनेश निगम जी, रामानंद द्विवेदी जी, राजन कानूनगो जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, हमारे सहयोगी मनीष, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात है कि दिल्ली की सियासत किस दिशा में जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।